इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान में इस आइकॉनिक सीरीज का अख्ताम हो गया है, लेकिन सीरीज का रिजल्ट क्या रहा? आपको दिख रहा होगा कि सीरीज 2-2 के रिजल्ट से ड्रॉ हुई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स और इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल दोनों ट्रॉफी के साथ खड़े हैं, लेकिन अंपायर की नज़र से देखें तो ये सीरीज कहीं से भी ड्रॉ नहीं हुई है। ये सीरीज इंडिया की जीत है और मैं आज सिर्फ अंपायर नहीं बल्कि एक डॉक्टर बन के भी इस सीरीज का एनालिसिस करूंगा। ये आप देख रहे हैं मेमोरियल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं एक डॉक्टर बन के भी इस सीरीज का एनालिसिस करूंगा, स्पेशली इंग्लैंड की टीम का। तो जनाब, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये सीरीज मॉरली इंडिया ने जीत ली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रॉ सीरीज को इंडिया की जीत क्यों कह रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बातों पे, 5 टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे जनाब। नंबर 1, इंडिया की सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस की बात करेंगे। नंबर 2, इंडिया और इंग्लैंड की तरफ से टॉप परफॉर्मेंसेस किन प्लेयर्स की थी उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। नंबर 3, हम उस मोमेंट का जिक्र करेंगे कि जहां पे इंग्लैंड इस सीरीज को एक्चुअली जीतने का हक खो बैठा, उस खास मोमेंट का जिक्र करेंगे। नंबर 4, आखिरी दिन हुई पैथेटिक अंपायरिंग के बारे में बात करेंगे। और नंबर 5, इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। Could see it coming. That's close. That's very close. Give up. Oh, hold it. This is brilliant. सबसे पहले हम सैल्यूट पेश करेंगे। सैल्यूट है इंडिया की टीम को। सैल्यूट के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि ये सीरीज क्यों ड्रॉ नहीं हुई बल्कि क्यों ये इंडिया की जीत है। इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, ये सीरीज इंग्लैंड की होम सीरीज थी। इंग्लैंड जब इंडिया के होम ग्राउंड पे जाता है तो इंडिया उसको सीरीज हरा देता है। 2013 में आखिरी बार इंग्लैंड ने इंडिया के होम पर एक सीरीज जीती थी और जनाब क्या वो शानदार सीरीज थी, क्या इंग्लैंड की जीत थी। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 बार इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया है, 2016 में, 2021 में और 2024 में, और तीनों बार इंग्लैंड इंडिया जाकर सीरीज हारा है। लेकिन जनाब इंडिया ने 2021 में भी ये सीरीज 2-2 ड्रॉ कर दी थी और इस बार भी ये सीरीज ड्रॉ कर दी। और जनाब पॉइंट ये है कि अपने होम पर सीरीज ड्रॉ हो जाना भी होम टीम के लिए एक शिकस्त की तरह होता है और विजिटिंग टीम की जीत होती है। जनाब दूसरा फैक्टर है आखिरी टेस्ट के रिजल्ट का फैक्टर। ओवल टेस्ट से पहले चूंकि इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 से लीड कर रही थी, इसलिए इस सीरीज का इंडिया का ड्रॉ कर देना भी इंडिया की जीत की तरह है और ये बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। नंबर 3, इंग्लैंड विजिट करने वाली ये इंडिया की टीम इस सदी की ऑन पेपर सबसे कमजोर टीम थी। विराट कोहली रिटायर, रोहित शर्मा रिटायर, अश्विन रिटायर, बुमराह आधी सीरीज में इंजर्ड। इसके बावजूद इंडिया का इंग्लैंड जाकर सीरीज ड्रॉ कर देना जीत नहीं है तो और क्या है। ये आप उस वक्त समझेंगे जब अंपायर और डॉक्टर की नज़र से देखेंगे। कुछ माह पहले इंडिया को न्यूजीलैंड से अपने होम पर 3-0 से हार मिली थी। इसके बाद फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में भी इंडिया ने अच्छा मुकाबला किया मगर सीरीज नहीं जीत सके बल्कि हार गए। लेकिन इसके बाद मॉरली इतना डाउन होने के बावजूद नए कैप्टन के अंदर इस यंग टीम की शानदार परफॉर्मेंस पर एक बार फिर से मेरा सलूट है इंडिया की टीम को। जनाब टॉकिंग पॉइंट नंबर 2, इस सीरीज में बैट और बॉल के दरमियान में जबरदस्त मुकाबला रहा, लेकिन स्टैट्स की नज़र में से देखें तो इंडिविजुअली ये सीरीज बैटिंग हैवी सीरीज रही क्योंकि 9 बैटर्स ने 400 से ऊपर रन बनाए। उनमें से 5 इंडिया के थे और 4 इंग्लैंड की तरफ से। टॉप स्कोरर पे नजर डालते हैं तो शुभमन गिल, जो रूट इसमें लीड कर रहे हैं इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से। शुभमन गिल ने 754 रन बनाए और यादगार सीरीज खेली। 75.4 की एवरेज थी, 4 सेंचुरियां थी इनकी। इसी तरह से जो रूट के लिए भी कमाल की सीरीज रही। 537 रन, 67.1 की एवरेज, 3 सेंचुरियां और 150। इसके अलावा राहुल जडेजा, जो कि एक सरप्राइज है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, वो उन्होंने भी 400 से ऊपर रन बनाए। हैरी ब्रूक, ऋषभ पंत, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जायसवाल और बेन स्टोक्स, इन सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके बाद जनाब हम टॉप बॉलर्स का जिक्र करते हैं। सिराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली लास्ट डे पे 5 मैचों में 23 विकेटें ली हैं, 32.4 की एवरेज बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत शेरदिली के साथ बॉलिंग की है। जोश टंग बहुत इंप्रेसिव, 3 टेस्ट मैच, 19 विकेटें, 29 की एवरेज। बेन स्टोक्स के लिए सीरीज बहुत स्पेशल रही, 4 मैच, 17 विकेटें और सिर्फ 25 की एवरेज, और इसके साथ 304 रन भी बनाए। तो मेरी नज़र में ये सीरीज कप्तानों की सीरीज थी। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स और इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, दोनों ने जबरदस्त और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं।
एक और स्टैट जो कि बहुत दिलचस्प है वो ये कि इंडिया इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच जीता और दोनों टेस्ट मैच वो थे जिसमें बुमराह नहीं खेल रहा था। और अब ये फैक्ट बहुत मजबूत हो गया है कि इंडिया का रिकॉर्ड बुमराह के बिना ज़्यादा अच्छा है। ये स्टैट्स आप देख सकते हैं कि विद बुमराह इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 46 मैच खेले हैं, 20 जीते हैं, 22 हारे हैं, जबकि बुमराह के बगैर 27 टेस्ट मैच खेले, 19 जीते, 5 हारे और इसमें एक ही 20वें टेस्ट का इजाफा हो चुका है। इसकी वजह क्या है? बुमराह एक ज़बरदस्त बॉलर है, फिर भी इसकी गैर मौजूदगी में इंडिया का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर कैसे है? इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे। आप भी अपना जो कमेंट है वो छोड़ सकते हैं और इस बात के ऊपर ज़रा जायज़ा लें कि क्यों बुमराह के बगैर इंडिया की टीम का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। हम उस मोमेंट की बात करेंगे जहां इंग्लैंड इखलाकी तौर पर यह सीरीज जीतने का हक खो बैठा। किसी को लगेगा कि शायद वो सिराज का स्पेल था या कोई कहेगा ये हैरी ब्रूक की विकेट, लेकिन जनाब वो मौका अगर आप अंपायर की नज़र से देखें तो वो था जब चौथे टेस्ट मैच के एंड पर बेन स्टोक्स ने खुद को एक गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी के अंदर डाल लिया। न सिर्फ उसने अपने आप को गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी में डाला बल्कि अपना मजाक भी उड़वाया। चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब जडेजा और वाशिंगटन सुंदर विकेट पर मौजूद थे, टेस्ट का ड्रॉ होना यकीनी था। स्टोक्स ने ड्रॉ ऑफर किया लेकिन जडेजा और सुंदर ने अपनी अपनी सेंचुरियों के करीब थे, इसलिए उन्होंने ख्वाहिश दिखाई कि वो बैटिंग जारी रखना चाहते हैं। अब बाय रूल्स जब मैच का आखिरी घंटा शुरू होता है तो दोनों टीमें यानी कि बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम अगर ड्रॉ के लिए मुत्तफिक हैं तो मैच वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक भी टीम खेलना चाहे तो मैच ख़त्म नहीं होता बल्कि मैच जारी रहता है। तो कानूनन और इखलाकन वो टीम हक रखती है कि वो खेलती रहे और गेम जारी रहे। लेकिन बेन स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर पर तंज़िए जुमले मारे और उनको कहा कि आप अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे हैं और क्या आप हैरी ब्रूक की बॉलिंग पर सेंचुरी बनाएंगे वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने बहुत हार्ड फॉट सेंचुरी बनाई थी और मेन प्लेयर्स के खिलाफ बनाई थी। तो जनाब बेन स्टोक्स ने अपने म्यार से बहुत गिरी हुई हरकत की, बहुत गिरी हुई बात की और इंडिया के अंदर इस वाक़े की वजह से एक जज्बा बेदार हो गया जिसकी वजह से वो आखिरी टेस्ट मैच में गए और वो मैच जीत कर दिखाया। टॉकिंग पॉइंट नंबर 4, जैसा कि मैं एक अंपायर हूँ, मुख्तसर सी बात अब मैं अंपायरिंग के ऊपर करूंगा। वैसे तो इस सीरीज में बहुत से फैसले गलत थे और अंपायरिंग का म्यार बहुत ख़राब रहा है। एक विकेट जिसका मैं ज़रूर जिक्र करूंगा वो आखिरी दिन जेमी स्मिथ की विकेट थी। अब जेमी स्मिथ की विकेट तो क्लियर आउट था, लेकिन आप देखें कि किस तरह से अंपायर्स का जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल गलत है। आप देखें कि किस तरह से अंपायर धर्मा सिन्हा जोरदार अपील पर कंफ्यूज हो गए। एक क्लियर निक था, क्लियर निक जिस पर तमाम इंडिया की टीम को यकीन था, मगर धर्मा सिन्हा अपील के प्रेशर में आ गए। बजाय इसके कि वो कॉन्फिडेंस के साथ नॉट आउट देते, उसने जनाब लेग अंपायर से बात करने की कोशिश की और फिर इंडिया ने रिव्यू नहीं लिया, खुद से धर्मा सिन्हा थर्ड अंपायर को के पास चले गया, थर्ड अंपायर को डिसीजन रेफर कर दिया। अब ये इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर अंपायर को शक हो कि कैच क्लीन कैच नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैच विकेट से कितना हाई था और कितना क्लियर था, घुटनों से वो बॉल पिक कर रहा था, तो इसमें कोई शक ही नहीं था। तो क्लियरली धर्मा सिन्हा यहाँ पे अपील के प्रेशर में आ गए। अंपायर का लेवल बहुत ही गिरा हुआ है और ये अंपायर कब जवाब दे होंगे? बतौर अंपायर मैं खुद सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आईसीसी के सामने कब जवाब दे होंगे? ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स मारते रहते हैं। बतौर अंपायर मेरी डिमांड है कि आईसीसी के इन तमाम निकम्मे अंपायरों की शदीद स्क्रूटनी की जाए और इनको जवाबदेह बनाया जाए। टॉकिंग पॉइंट नंबर 5, अब हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड की टीम के फ्यूचर के बारे में। जनाब कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन के जाने के बाद भी इंडिया की टीम को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। वही जज्बा भी अभी तक जवान है और वही बार बार ऑड्स के अगेंस्ट जाकर कम बैक कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम का फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ है। रही बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सिलेक्शन की गलतियां कर रहे हैं। शोएब बशीर और पोप पिछले काफ़ी अर्से से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और ओवरटन तो कभी ज़िंदगी में अच्छा नहीं खेला। इसके बावजूद बार बार इन खिलाड़ियों की सिलेक्शन समझ से बाहर है। इंग्लैंड को बेसबॉल और समझदार क्रिकेट के दरमियान में एक अच्छा बैलेंस कायम रखने की ज़रूरत है, वरना पिछले 3 WTC की तरह इस बार भी ये फाइनल तक नहीं जा सकेंगे। और मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम अब हॉस्पिटल में दाखिल होने वाली कंडीशन में पहुंच चुकी है। और अब आएगा अंपायर का फैसला। टेस्ट क्रिकेट जिंदा है और अगर टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है तो सबसे ज्यादा इस बिग 3 ने जिंदा रखा हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, जो कि जानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको मैं इंडिया की मॉरल विन जरूर कहूंगा, मगर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमों की तरफ से जबरदस्त खेल देखने को मिला। दोनों कप्तानों बेन स्टोक्स और गिल ने दिल जीत लिए और जनाब जबरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखाई और टीम को लीड भी बहुत अच्छा किया। आखिर में बुमराह की एब्सेंस में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा क्यों नहीं है, इस बात के ऊपर बात करते हैं। तो जनाब इंडिया की टीम अब मुकम्मल टीम एफर्ट पर बिलीव करती है। बुमराह की एब्सेंस में मोहम्मद सिराज, शामी और दूसरे यंगस्टर्स जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह और दूसरे जो भी फास्ट बॉलर होते हैं वो अपनी गेम को लिफ्ट करते हैं और जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत जाता है। एक सलूट मोहम्मद सिराज की लाइन हार्टेड बॉलिंग के लिए और एक सलूट
मेरा वीडियो के एंड पे क्रिस वोक्स के लिए, जिसने मुल्क के लिए टूटे हुए बाजू के साथ भी मैदान में आकर ग्रैम स्मिथ और सलीम मलिक की याद ताज़ा कर दी। सो वेल डन बोथ द टीम्स ऑन दिस ब्रिलियंट शो। लेकिन इसको मैं ड्रॉ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंडिया को कंग्रेचुलेट करूंगा इस सीरीज के एंड पे। आई थिंक इट वाज अ मॉरल विन फॉर इंडिया, वेल प्लेड इंडिया। और इंग्लैंड अपने पोटेंशियल से बहुत कम उन्होंने रिजल्ट दिखाया। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।